Dear students, good morning. I am Arvind Sisodia, lecture फिजिक्स संस्कार साइंस एकेडमी। आज हम फिजिक्स सेकंड नाभिकीय भौतिकी का एक टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है रेडियो एक्टिवता। देखिए हम इसमें आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिवता क्या होती है, किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का चरघातांकी रदरफोर्ड सोडी का नियम पढ़ेंगे और उससे फिर हम पढ़ेंगे कि किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का चरघातांकी क्षय कैसे होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियो एक्टिवता। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है कि रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। ठीक है, और ये जो रेडियो एक्टिवता की खोज अनायास हुई थी, उन्होंने कोई इसके लिए एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने देखा उनकी जो ड्रॉअर थी उस ड्रॉअर में उन्होंने देखा कि जो फोटोग्राफिक फिल्म रखी हुई थी उस फोटोग्राफिक फिल्म तक कोई विकिरण पहुंच गए, उस फोटोग्राफिक फिल्म को प्रभावित कर दिया। जबकि जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है वो बहुत सारी लेयर्स के अंदर पैक की हुई होती है। तो उन्होंने उसमें जो मटेरियल्स देखे तो वहां कुछ इस तरह के मटेरियल थे, उन जो अंदर ड्रॉअर में रखे हुए थे उन मटेरियल्स की उन्होंने जांच की तो कुछ ऐसे मटेरियल्स उन्होंने देखे कि उनसे विकिरण अदृश्य किरणें निकल रही थी। उसी के आधार पर उन्होंने ये बताया कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे लगातार अदृश्य कण और विकिरण निकलते रहते हैं और इसी को हम रेडियो एक्टिवता कहते हैं। और आगे रिसर्च करने में पता लगा कि ये जो कण होते हैं ये होते हैं अल्फा कण, बीटा कण और गामा विकिरण। देखिए अल्फा और बीटा तो कण है और गामा क्या है, विकिरण है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं, अब अगर आप रेडियो एक्टिवता की परिभाषा पूरी दें तो क्या बनेगी, किसी भी पदार्थ से अल्फा बीटा कण और गामा विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं। इस प्रक्रिया को हम रेडियो एक्टिवता कहते हैं। और ऐसे जो पदार्थ हैं जो रेडियो एक्टिवता का गुण दर्शाते हैं वे पदार्थ कहलाते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है, सामान्यतः ये केमिस्ट्री में बात आती है, फिजिक्स में भी आती है। सामान्यतः ऐसे नाभिक, रेडियो एक्टिवता नाभिक का गुण है, ये प्योरली नाभिक का गुण है। इसमें नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉनों का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक है, कोई भी नाभिक है परमाणु है उससे हम इलेक्ट्रॉनों को निकाल देंगे तो भी वो नाभिक अगर रेडियो एक्टिव था तो वो उसी तरह से रेडियो एक्टिवता का गुण प्रदर्शित करता रहेगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए, रेडियो एक्टिवता एक नाभिकीय घटना है, नाभिक का गुण है पूरी तरह से। ठीक है, तो रेडियो एक्टिवता क्या होगी, किसी पदार्थ से अल्फा बीटा कण और गामा विकिरणों का लगातार उत्सर्जित होने की जो घटना है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिवता। और ऐसे जो पदार्थ हैं जो रेडियो एक्टिवता का गुण दर्शाते हैं वे कहलाते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। प्राकृतिक रूप से ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 82 से ज्यादा है वे सभी तत्व प्राकृतिक रूप से रेडियो एक्टिवता दर्शाते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान देने की इसमें। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया क्या क्या निकलते हैं, अल्फा कण। तो अल्फा कण क्या होते हैं, जो अल्फा कण होते हैं आप सभी जानते हैं हीलियम का नाभिक होते हैं 2He4, इसमें 2 प्रोटॉन होंगे 2 न्यूट्रॉन होंगे, हीलियम का नाभिक अल्फा कण निकलता है। बीटा कण, बीटा कण में हम दो तरह से लेते हैं। देखिए एक तो हम लेते हैं बीटा प्लस, बीटा कण में एक तो हम लेंगे बीटा प्लस और एक हम लेंगे बीटा माइनस। तो बीटा प्लस तो होगा पॉजिट्रॉन। आप जानते हो जब हम किसी भी नाभिक को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं तो द्रव्यमान संख्या में इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, जबकि मतलब द्रव्यमान संख्या हम लेते हैं 2 इसका परमाणु क्रमांक है और 4 इसकी द्रव्यमान संख्या है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो द्रव्यमान संख्या में नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ 0 आया है तो +1 E0 -1 E0, ये हमने किसको प्रदर्शित किया है, ये है पॉजिट्रॉन और ये है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये है रेडियो एक्टिवता खोज बताई मैंने, रेडियो एक्टिवता की परिभाषा बताई मैंने आपको। और रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनसे अल्फा बीटा कण और गामा विकिरण लगातार उत्सर्जित होते रहते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ। अब मैंने बताया अल्फा और बीटा तो कण है और गामा विकिरण है। कैसे, देखो गामा जो है ये विकिरण है या इनको हम विद्युत चुंबकीय तरंगे लेते हैं। ठीक है, इनका कोई स्थिर द्रव्यमान नहीं होता है, इनका कोई भी स्थिर द्रव्यमान नहीं होता है, किसका, गामा का। जबकि अल्फा कण का भी स्थिर द्रव्यमान होता है और
बीटा कण का भी स्थिर द्रव्यमान होता है। इसलिए अल्फा और बीटा तो क्या है, कण, और गामा क्या है, विकिरण। अल्फा और बीटा का वेग कभी भी प्रकाश के वेग के बराबर नहीं होगा, जबकि गामा का वेग हमेशा निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर ही होता है। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम। रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम, या इसी को कहते हैं वैज्ञानिक जिन्होंने के नाम पर रदरफोर्ड सोडी का नियम। रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम या रदरफोर्ड सोडी का नियम। रदरफोर्ड सोडी का नियम क्या नियम है, ध्यान दीजिए आप। ये नियम यह है कि कोई भी रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होता है उसके विघटन की दर, किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर, ध्यान दीजिएगा, विघटन की दर, उसको हम यहां लिखते हैं dN/dt। किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। अब ये सक्रिय नाभिक क्या हो गई, ये विघटन की दर क्या होती है, ये समझेंगे हम। देखो, मैंने बताया कि किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ का विघटन होता है, विघटन होने पर उससे अल्फा, बीटा कण और गामा विकिरण निकलते हैं। तो विघटित होते होते एंड में एक ऐसा नाभिक बनता है जो स्थायी होता है, उसका विघटन नहीं होता है। तो अस्थायी रेडियोएक्टिव नाभिक कैसे होते हैं, अस्थायी, उनका विघटन होने पर क्या बन जाते हैं, स्थायी नाभिक। तो अस्थायी या रेडियो एक्टिव नाभिकों का क्या होगा, विघटन होगा, उनकी संख्या क्या होती जाएगी, समय के साथ कम होती जाएगी। तो रेडियो एक्टिव जो नाभिक होंगे उन्हें हम बोलेंगे सक्रिय नाभिक। ठीक है, तो ये जो n है, ये n किसी भी समय t पर हम क्या लेंगे, सक्रिय नाभिकों की संख्या, और उस संख्या में समय के साथ क्या ले रहे हैं हम, परिवर्तन। तो समय के साथ परिवर्तन की दर को हम क्या कह रहे हैं, विघटन की दर। रेडियो एक्टिव पदार्थ के सक्रिय नाभिकों की संख्या में समय के साथ जो परिवर्तन की दर होगी उसे हम लेंगे विघटन की दर बोलेंगे, उसे इसे क्या कहेंगे, dN/dt। मैथमेटिक्स में क्या बोलेंगे, dN/dt। और एक बात और आप क्लियर है रेडियोएक्टिवता से कि इस n का मान लगातार समय के साथ घटता जाएगा। आप जान रहे हो ये n जो है वो समय के साथ लगातार घटेगा, और आगे हम प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे कि ये जो घटेगा ये चर घातांकी रूप से घटेगा। ठीक है, अब देखिए आप, तो रदरफोर्ड सोडी का नियम या रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम क्या है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। जब हम यहां से ये समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो समानुपाती चिन्ह हटाने पर हम यहाँ एक कांस्टेंट लेते हैं लैम्डा, और साथ ही साथ यहाँ माइनस साइन भी लगा देते हैं। चाहे तो पहले साइन पर इधर लगा दीजिए, फिर शिफ्ट कर दीजिए, या ऐसे भी कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। यहाँ ये माइनस साइन क्यों लगाया, देखो यहाँ पर ये जो माइनस साइन है ना, ये नेगेटिव चिन्ह ये क्यों लगाया हमने यहाँ पर, ये नेगेटिव चिन्ह इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये नेगेटिव चिन्ह यह दर्शाता है कि n का मान समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। मान लीजिए मैं नेगेटिव नहीं लगाए तो आप मैथमेटिक्स के साथ देखोगे तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा कि n का मान समय के साथ बढ़ रहा है, जबकि हम जानते हैं कि जब रेडियोएक्टिव की घटना में क्या होगा, जो भी सक्रिय नाभिक होंगे, जो भी रेडियोएक्टिव पदार्थ होगा, उस रेडियोएक्टिव पदार्थ के सक्रिय नाभिकों की संख्या लगातार समय के साथ घटती चली जाती है। ठीक है, तो ये हो गया रेडियोएक्टिव क्षयता का नियम। यहाँ पर ये जो लैम्डा है, इस लैम्डा को बोलते हैं क्षयांक। अब यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, कई बार हम लैम्डा को तरंगदैर्घ्य भी लेते हैं, लेकिन इस चैप्टर में तरंगदैर्घ्य वाली बात यहाँ आएगी नहीं। तो इस चैप्टर में हमने क्षयांक को लिखा है
मतलब शयान को किससे लिखा है हमने, लैम्डा से। ठीक है, अगर यहां से मात्र देखें इसका तो n और n तो संख्या है, परमाणु है, जो भी रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की या नाभिकों की संख्या है, तो इसका कोई मात्रा नहीं होगा, केवल dt या समय है। तो यहाँ 1/सेकंड शयांक का मात्रक क्या होगा, 1/सेकंड, प्रति सेकंड, प्रति मिनट भी हो सकता है, ऐसा ही पद्धति में प्रति सेकंड लेंगे, वैसे प्रति सेकंड, प्रति मिनट, प्रति दिन, प्रति घंटे, प्रति वर्ष कुछ भी हो सकता है। वैसे हम ऐसे ही पद्धति में लेंगे तो क्या होगा, 1/सेकंड, प्रति सेकंड। इसे विघटन नियतांक भी कहते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, कई बार इसका नाम भी आ जाएगा क्या, विघटन नियतांक। इससे हम विघटन नियतांक भी कहते हैं, शयांक भी कह सकते हैं इसको, और इसको विघटन नियतांक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम, या इसी को बोलते हैं रदरफोर्ड-सोडी का नियम। अब इसी नियम के आधार पर हम ये सिद्ध करेंगे कि किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का समय के साथ चर घातांकी रूप से, इस वर्ड पर ध्यान देना और इसे समझना, चर घातांकी रूप से क्षय होता है। तो बेसिकली ये जो वर्ड है ना चर घातांकी, ये मैथमेटिक्स का वर्ड है। क्या होता है चर घातांकी, देखिए किसी भी कांस्टेंट चर संख्या, अचर संख्या, अचर कांस्टेंट पर चर राशि यानी x लगा दे, y लगा दे, और x का मान चेंज हो रहा है, 1 2 3 4, तो 2 की घात x का मान भी चेंज होगा। ऐसे फलन क्या कहलाते हैं, चर घातांकी फलन। तो अभी हम देखेंगे यहां पर आएगा e की घात में t वाला फलन आएगा, और समय का मान 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड लेंगे, और ये e एक कांस्टेंट राशि होती है, इसका मान लगभग 2.718 ऐसे होता है। आप 2.71 यानी आप ये समझिए कि ये कांस्टेंट राशि होती है, तो ये t ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल है, तो यहाँ इसका मान लगातार समय के साथ चेंज होगा। ऐसे फलन कहलाते हैं चर घातांकी फलन। इस रूप में आएंगे, इसलिए चर घातांकी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब हमें यह सिद्ध करना है कि किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ का समय के साथ चर घातांकी रूप से क्षय होता है। तो हम स्टार्ट कहां से करते हैं, हम इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड-सोडी के नियम से कि dN/dt = -λn। अब इस dN/n, इस n को हम नीचे ले आए इसके हर में, और इस -λ/dt, अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है, समाकलन से हम इसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, लैम्डा कांस्टेंट है। अब यहां पर देखिए, अब हम लिमिट लगाएंगे, यहां पर समय के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो समय के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो हम समय की लिमिट लगाएंगे। माना शुरू में समय 0 है और बाद में समय ले लिया हमने t, यानी t बराबर 0 से लेकर समय t तक की हम बात कर रहे हैं। और हम ये मान लेते हैं कि माना t बराबर 0 पर जो सक्रिय नाभिक हैं वो कितने हैं, t बराबर 0 पर सक्रिय नाभिक है n0। ध्यान देना इस बात पर, शुरुआत में t बराबर 0 पर कितने सक्रिय नाभिक मानेंगे, n0, और t समय पर हम सक्रिय नाभिक मान लेते हैं कितने, n। तो अब जब हम इधर लिमिट लगाएंगे तो t बराबर 0 पर कितने सक्रिय नाभिक थे, n0, ओके, और t समय पर कितने हो गए थे, n। ठीक है, अब हम लेंगे इसका लॉग, अब लेंगे हम इसे समाकलन करेंगे, और समाकलन करेंगे तो इसका जो 1/n का समाकलन होता है 1/x समाकलन dx, ये होता है log x। आधार यहाँ समाकलन में t आता है, तो यहाँ n है इसकी जगह पर, तो यहाँ आ जाएगा log n, समाकलन इसका log n होगा। देखिए आप 1/n का log n होगा, n नॉट, लिमिट लगा देंगे n इक्वल टू, इधर आ जाएगा -λ/dt का समाकलन t होगा 0 से t। अब हम यहाँ लिमिट लगाएंगे, लिमिट कैसे लगाते हैं मालूम है आपको, पहले हम लगाते हैं अपर लिमिट, तो n आ जाएगा, आधार e लेंगे लोग का, माइनस लोअर लिमिट n नॉट आ जाएगा, यहां भी आधार e आएगा, माइनस लैम्डा इधर आएगा t -0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं log m माइनस log n। देखिए log m माइनस log n होता है log m बटा n। ये log का एक फॉर्मूला है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m अपॉन n। आधार जो भी है वो सब जगह सेम आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब हम लोगरिथम का एक और फॉर्मूला लगाने, ध्यान दीजिएगा। जैसे ऐसे आ जाए log x y z, तो क्या होता है जब हम इधर से लोग उठाएंगे इधर आ जाएगा y बराबर x की घात z। अब मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा सभी, यहां सभी ध्यान दीजिएगा। आप ये बताइए कि यहां पर x की जगह पर क्या है, e है, y की जगह पर क्या है, n बटा n नॉट। तो y तो यही छोड़ रहा हूं मैं, n बटा n नॉट बराबर x जगह पर क्या है, e, तो e की घात z जगह पर क्या है, लैम्डा t माइनस लैम्डा t। तो n इक्वल टू आ गया n नॉट e की घात माइनस लैम्डा t। आप देख रहे हैं कि t समय पर सक्रिय जो n है वो किस पर निर्भर करेगा, t पर निर्भर करेगा। और यहाँ माइनस साइन आ रहा है, मतलब n का मान समय के साथ चर घातांकी रूप से घटता जाएगा। तो क्या क्वेश्चन का आंसर, किस क्वेश्चन का आंसर हुआ, सिद्ध कीजिए कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का समय के साथ चर घातांकी रूप से क्षय होता है। तो हमें ये डेरिवेशन करना है। यहां पर चर घातांकी क्यों बना, चर मतलब अचर राशि है e, पर चर चीज आ गई t आ गया। t का मान 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस साइन आ रहा है इसलिए इस n का मान समय के साथ चर घातांकी रूप से घटता जाएगा। ओके, थैंक यू।